हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे केमिस्ट्री क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 6, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया एंड आपको कुछ डाउट नहीं है। बट अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमने लास्ट लेक्चर में पूरा कर लिया था। एक्सरसाइजेस भी हम उसी लेक्चर लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम करेंगे, ये कंटेंट है हमारे इस लेक्चर का, क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, राइट देयर इक्वेशंस, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्व एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये सभी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने, इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट देयर इक्वेशन। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है और उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई गई जिससे हाइड्रोजन क्लोराइड बना। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, रिएक्शन इक्वेशन क्या होगा इसकी? H2 plus Cl2 gives 2HCl। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई जिससे एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको देखिए ना, पहले एल्यूमिनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाया तो एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बनी। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ने ही तो डिस्प्लेसमेंट किया। तो एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स AlCl2 प्लस H2 बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? H2। हाइड्रोजन कभी भी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहाँ पर Cl के दो मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर क्या हो गया? Cl HCl2 लिखेंगे हम। ठीक है, Al plus 2HCl gives AlCl2 plus H2। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने सोडियम और क्लोरीन बना, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम एंड क्लोरीन का फॉर्मेशन हुआ इलेक्ट्रिक करंट जब हमने पास किया सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। तो सोडियम क्लोराइड के जब सॉल्यूशन से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो आपका क्या बना? आपका बना सोडियम प्लस क्लोरीन। तो इलेक्ट्रिक करंट जिसमें पास करते हैं वो होती है आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कौन सी होती है गाइस? आपकी इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन होती है। तो इसमें ये आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? 2NaCl होगी, है ना। 2NaCl गिव्स, आपको क्या मिलेगा फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन करने पर? 2Na मिलेंगे एंड दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। रिएक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद पोटेशियम क्लोराइड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवाई हमने पोटेशियम क्लोराइड के साथ। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एंड पोटेशियम क्लोराइड हो गया आपका KCl टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। इससे बना आपका सिल्वर क्लोराइड, दैट मींस AgCl। ठीक है, सिल्वर मींस Ag एंड क्लोराइड मींस Cl एंड पोटेशियम नाइट्रेट बना। पोटेशियम मींस K एंड नाइट्रेट होता है आपका NO3। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका AgNO3 प्लस KCl है ना। तो Ag और Cl एक हो गए थे, यहाँ से K क्या NO3 डिस्प्लेस हो गया था तो, और NO3 ने Cl को डिस्प्लेस कर दिया, सॉरी। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, समझ में आ रहा है? Ag और Cl एक हो गए और KNO3 एक हो गए। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड पर सनलाइट का रिएक्शन हुआ, एक्शन हुआ, जिससे वाटर और ऑक्सीजन बना। तो ये हो गई आपकी फोटोलिटिक रिएक्शन, जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस होती है, वो होती है आपकी फोटोलिटिक रिएक्शन। तो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है 2H2O2, जिससे आपको मिलेगा 2H2O प्लस O2। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ये समझ में आया है। क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट देयर इक्वेशन। कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है जिसमें आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द गिवन रिएक्शंस। जो आपको रिएक्शंस दी गई हैं उसमें आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी CH4 plus 2O2 gives 2H2O plus CO2। ठीक है, CH4 plus 2O2 gives 2H2O plus CO2। तो CH4 होगा आपका मिथेन, O2 हो गया आपका ऑक्सीजन, H2O वाटर एंड CO2 हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो एरो के लेफ्ट साइड में जो भी आपका टर्म्स आपको मिलते हैं वो होते हैं आपके रिएक्टेंट्स, और जो आपको रिजल्ट के रूप में मिलता है वो होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। तो मिथेन एंड ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट्स एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आपके प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट है P4O10 प्लस H2O gives H3PO4। तो P4O10 होता है आपका फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। पेंटॉक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि O के 10 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, एंड H2O यानी कि वाटर, H3PO आपका फॉस्फोरिक एसिड।
तो आपने रिएक्शन करवाया था फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड वाटर का, तो ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए एंड H3PO4 दैट मींस फॉस्फोरिक एसिड हो गया आपका प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कोई भी दो एग्जांपल्स आपको देने हैं। तो पहला एग्जांपल है CaCO3 प्लस CaO प्लस CO2। थर्मल डिकम्पोजिशन में आप हीट प्रोवाइड करते हो, तो आपने CaCO3 दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल है CuCO3 यानी कि कॉपर कार्बोनेट को आपने हीट किया तो आपको मिला CuO प्लस CO2। क्या मिला? CuO प्लस CO2। ध्यान रखना ये यू यहाँ पर गाइस छोटा बनेगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बाय मिस्टेक हो गया था ये हमसे। CuCO3 प्लस आपको क्या मिला हीट करने पर? कॉपर ऑक्साइड मिला एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक डाउन एंड फॉर्म्स न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ओल्ड बॉन्ड्स जो होते हैं, जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल reaction. Next question, in which of the following reactions will displacement occurs? Give a reason to support your answer. अब आपको कुछ reactions दी गई हैं, उनमें से आपको बताना है कि किसमें displacement होगा, और जिसमें displacement होगा उसके लिए आपको reason देना है कि इसमें displacement क्यों होगा। तो फर्स्ट है reaction of magnesium with copper sulfate solution। मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। क्या आपने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, तो Mg प्लस CuSO4 आपको मिला MgSO4 प्लस Cu। आप देखो ना, ये Mg ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, कर दिया ना, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। बाकी SO4 आपका Cu बचा तो Cu अलग आ गया, तो आपका बना MgSO4 प्लस Cu। इन दिस डिस्प्लेसमेंट अकर, डिस्प्लेसमेंट हुआ बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि मैग्नीशियम जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या? मैग्नीशियम जो है आपका कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ध्यान रखना। ओके, सो Mg डिस्प्लेसेस Cu, इसलिए मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम कॉपर की रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, इसका अपोजिट कर दिया। अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ अपने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया था, अब हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर से रिएक्शन करवाना है, तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर खुद ही अभी पढ़ के आए हो कि मैग्नीशियम जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, तो यानी कि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट होने का ना क्वेश्चन ही नहीं आता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित डिप्ड अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अमित ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल को डिप कर दिया। व्हाट विल ही ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? कुछ टाइम बाद वो क्या ऑब्जर्व करेगा, आपको ये बताना है। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी? एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम यानी कि Al, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हो गया आपका CuSO4, आपको मिला Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3Cu। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, सो डिस्प्लेसमेंट अकर्स। डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, आप खुद देखो क्या हुआ यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हुआ। Al ने क्या Cu को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्यों डिस्प्लेस किया? क्योंकि एल्यूमिनियम आपका ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें न्यू प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं? ठीक है, आपने दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया, ऐड करा उन्हें, या फिर जो भी चीज करवाई आपने, जो जिस टाइप का भी रिएक्शन करवाया, उसके बाद नए प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? तो जब केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, आइदर न्यू बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स आर फॉर्म्ड, या तो एटम्स के बीच में नए बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है, और केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन दी एटम्स आर ब्रोकन, या फिर जो केमिकल बॉन्ड्स होंगे ना वो टूट जाएंगे, तब नए प्रोडक्ट नए बॉन्ड्स बनेंगे जिससे नए सब्सटेंस बनेगा। दो चीजें बोल रहा है, या तो न्यू बॉन्ड्स बन जाएंगे सिर्फ, या फिर पुराने वाले पहले टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा उनका और तब नए बनेंगे, ऐसे नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, उनके दो एग्जांपल्स आपको देने हैं। सम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विच शोज नाइदर बेसिक नॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। कुछ आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो ना तो बेसिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं ना एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे एग्जांपल हो गया आपका H2O मींस वाटर एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स के, कोई भी दो आप इनसे अलग आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिडिक एंड अ बेसिक ऑक्साइड यूजिंग अ लिटमस पेपर। अब आपके पास लिटमस पेपर, जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, ये लिटमस पेपर होता है पूरा,
येलो कलर का। तो लिटमस पेपर में आप एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का कैसे पता लगाएंगे? इफ द ऑक्साइड इज बेसिक, अगर ऑक्साइड बेसिक होगा ना, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू कलर। अगर ऑक्साइड आपका बेसिक होगा, अगर आप उस ऑक्साइड के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे, दैट मीन्स ये वाला, ठीक है, इस पर डिप करेंगे इस वाले को, तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपका ऑक्साइड बेसिक होगा। इफ द ऑक्साइड इज एसिडिक, अगर आपका ऑक्साइड एसिडिक होगा तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे वेरी शॉर्ट तो हो गए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हाउ डू एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिहेव विद एसिड्स एंड बेसिस, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिड्स और बेसिस के साथ कैसे बिहेव करते हैं, मींस कैसे रिएक्शन होता है, आपको एग्जांपल के साथ बताना है। व्हेन दीज ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एन एसिड, जब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके एक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर विद बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड ने एसिड के साथ अगर रिएक्शन किया तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, बट उस सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी बेसिक होंगी, ठीक है। अगर वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज आपकी आएंगी एसिडिक। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर ZnO प्लस 2HCl, हमने एसिड से रिएक्शन करवा दिया है यहाँ पर, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड से रिएक्शन करवाया तो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ZnCl2 बना आपका, जिंक क्लोराइड बना एंड वाटर बना, तो आपकी बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। अब आपने जिंक ऑक्साइड को NaOH से रिएक्शन करवा दिया, NaOH क्या हो गया आपका? बेसिक हो गया। बेस से रिएक्शन करवा दिया आपने तो आपका बना Na2ZnO2 प्लस H2O, ठीक है, जो आपकी एसिडिक नेचर शो करेगा। तो ये ऐसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस डिफरेंट। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस डिफरेंट कैसे होते हैं, आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करी जाती है, एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है रिएक्शन अकर करवाने के लिए। जैसे एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपने टेम्परेचर दे दिया 300 डिग्री सेल्सियस का, तो उसने बना लिया 2 नाइट्रस ऑक्साइड बना लिया, एंडोथर्मिक यानी उसने एब्जॉर्ब कर ली। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एनर्जी इज इवॉल्व, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एनर्जी क्या होती है? इवॉल्व होती है, यानी कि प्रोड्यूस होती है। तो एक्सो यानी कि एक्स हो गया ना, निकल गया। एग्जाम्पल क्या हो गया? C+O2, आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, हीट भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग रिएक्शंस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल फॉर ईच। अब आपको जो आपको नीचे रिएक्शंस दी गई हैं उनके बीच का डिफरेंस बताना है और आपको हर एक का एग्जांपल भी देना है। तो पहला है सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है? सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है और फिर एग्जांपल देना है। इन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वन एटम और आयन डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, whereas in double displacement reactions two atoms or ion displaces from its position। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है? एक एटम या फिर आपका एक आयन जो है वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, अपनी पोजीशन छोड़ देता है और दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर देता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एटम्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर दूसरों की पोजीशन पर चले जाते हैं। एग्जांपल हो गया जिंक प्लस H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, आपको मिला H2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस जिंक सल्फाइड, ये है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट। आप खुद देखो ना यहाँ पर Zn ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर। तो सिंगल एक एटम ने ही तो डिस्प्लेस किया ना, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया। और नीचे वाली रिएक्शन में क्या है एग्जांपल? AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो Ag ने Na को डिस्प्लेस कर दिया एंड Cl ने किसे डिस्प्लेस कर दिया? Ag को डिस्प्लेस कर दिया। ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपको बतानी है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में एक कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट, एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं C+O2, आपको मिलेगा CO2, यानी कि कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों ने ऐड करके एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट बन गया। और दूसरा एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो आपको सिंपलर प्रोडक्ट्स मिल गए, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Let's move to next question. What is the metal reactivity series? How is it helpful in the displacement reaction? Metal reactivity series क्या होती है और ये displacement reaction में कैसे है हमारी हेल्प करती है, आपको ये बताना है।
तो सबसे पहले बताते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। अ सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज नोन एज द रिएक्टिविटी सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल्स को, सिर्फ मेटल्स को याद रखना, नॉन मेटल्स नहीं आएंगे, इसमें मेटल्स आएंगे, जिसमें मेटल्स को अरेंज किया जाता है उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। A metal higher up in the metal reactivity series can displace a metal lower down in the reactivity series। एक मेटल जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हायर अप यानी कि ऊपर की पोजीशन पर है, वो लोअर डाउन वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका जो अगर हम उल्टा सोचें तो वो ट्रू नहीं है। क्या क्या उल्टा हो गया इसका कि मैं अभी अब मैंने बताया कि जो हाई पोजीशन पे होगा मेटल वो लो वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, बट लो वाला हाई वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, उसकी रिएक्टिविटी कम है ना, इसलिए नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सच रिएक्शंस इन व्हिच एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है, एसिड एंड बेस का रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एग्जांपल क्या हो गया, H2SO4 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, आपको मिला CaSO4 प्लस 2H2O प्लस हीट। ओके, तो ये एसिड था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं हम इसे, है ना, और CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो आपको मिला कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट, ठीक है, सॉल्ट मिल गया, वाटर मिल गया, हीट मिल गई। तो ये होती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, आपको एग्जांपल्स के साथ बताना है। सम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स। कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कम वाटर के साथ कंबाइन होकर आपके क्या बनाते हैं, एसिड्स बनाते हैं वाटर के साथ, ठीक है, वाटर भी बनता है और एसिड भी बनता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो एग्जांपल क्या हो गया, SO2 प्लस 2 NaOH, ठीक है, NaOH क्या हो गया आपका बेस हो गया, एंड SO2 हो गया आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। आपको मिला Na2SO3, ओके, Na2SO3 एंड H2O मिला आपको, तो ये हो गया आपका एसिडिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है सम मेटेलिक ऑक्साइड्स लाइक MgO प्लस और CaO एटसेट्रा कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म बेसिस, ठीक है, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होते हैं और वो वाटर के साथ साथ बेस बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। MgO प्लस H2O। आई होप आपको समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम हमारे आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो व्हाट हैपेंस ऑन द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको एक एक्टिविटी बतानी है और उसमें आपको ये शो करना है कि लेड नाइट्रेट का जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो क्या होता है। तो इस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे, एम क्या है आपका इस एक्टिविटी का, टू ऑब्जर्व द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। आपको लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन को ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। मटेरियल्स इसमें आपको चाहिए बॉइलिंग ट्यूब, पेयर ऑफ टोंग्स, बर्नर और लेड नाइट्रेट आपको चाहिए। प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन क्या है, पुट अबाउट हाफ अ स्पून ऑफ व्हाइट लेड नाइट्रेट इनटू द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब में आप हाफ स्पून व्हाइट लेड नाइट्रेट डालिए, ओके, होल्ड द ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट स्ट्रांगली। उस ट्यूब को आप टोंग से होल्ड कीजिए और उसे स्ट्रांगली आपको हीट करना है। नाउ वी विल ऑब्जर्व सम ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कमिंग आउट। अब आप जब उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो हीट हो जाएगा क्या लेड नाइट्रेट, तो उसमें से कुछ ब्राउन फ्यूम्स आएंगे, तो वो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। दिस गैस इज पंजेंट एंड शुड नॉट बी इनहेल्ड। ये गैस आपकी पंजेंट होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, मीन्स, और इसे इनहेल नहीं करना चाहिए। इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अगर आप एक जलते हुए स्प्लिंटर को टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लाओगे, इट विल रिकिंडल शोइंग दैट O2 इज आल्सो फॉर्म। तो वो रिकिंडल हो जाएगी और ये शो करेगी कि ऑक्सीजन बनी है। अ येलो कलर्ड रेजिड्यू ऑफ लेड ऑक्साइड इज लेफ्ट। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तो फ्यूम्स बन के उड़ गई वो तो, और उसके बाद एक येलो कलर का रेजिड्यू बनेगा लेड ऑक्साइड, वो बचेगा वहां पर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो क्या हुआ इसमें, लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया और वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, तो लेड ऑक्साइड बना था, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या
आपको डिफरेंस बताना है थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के बीच में। इन थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हीट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट द कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। हीट एनर्जी का हम यूज करते हैं और सिंपलर सब्सटेंसेस में हम कंपाउंड्स को स्प्लिट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक डाउन द कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। एनर्जी यूज करी जाती है, एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, जिससे कंपाउंड्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जा सके। जैसे एग्जांपल हो गया वाटर, इलेक्ट्रिक करंट आपने वाटर में डाला तो क्या मिला आपको, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है कंपाउंड्स को स्प्लिट करने के लिए सिंपलर सब्सटेंसेस में। जैसे हाइड्रोजन पर है 2H2O2, सनलाइट दी आपने तो 2H2O बना एंड ऑक्सीजन बना आपका। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो प्लीज चैप्टर देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से अपडेटेड है, सीरीज वाइज आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन वी ऑब्जर्व कॉम्बिनेशन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी होगी। तो इसमें मटेरियल आपको चाहिए ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ हैंड्स। एक ऐसी ग्लास ट्यूब चाहिए जो दोनों तरफ से क्या हो, ओपन हो। ठीक है, एक कॉर्क चाहिए, कॉटन वूल्स चाहिए, कॉटन पीसेस चाहिए, मतलब छोटे छोटे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पेयर ऑफ टोंग्स और कॉन्सेंट्रेटेड HCl आपको चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, होल्ड अ पीस ऑफ कॉटन वूल विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड सोक इट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, एक कॉटन वूल का पीस लीजिए, एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए कॉटन का, टोंग से, जो पेयर ऑफ टोंग्स है उससे आप होल्ड कीजिए और उसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सोक कर दीजिए, डुबो लीजिए। प्लेस इट एट वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब। फिर ठीक है, वो जो आपने सोक किया था कॉटन वूल, उस सोक्ड वाले कॉटन वूल को आप ग्लास ट्यूब के एक एंड पर लगा दीजिए। ठीक है, ग्लास ट्यूब आपने कौन सी ली थी, जो दोनों तरफ से ओपन है, तो एक एंड पर लगा दिया। होल्ड अनदर पीस ऑफ कॉटन वूल, लगाने के बाद आप दूसरा कॉटन वूल का पीस पेयर ऑफ टोंग से होल्ड कीजिए एंड केयरफुली आप उसे HCl में क्या कीजिए, सोक कीजिए HCl सॉल्यूशन में। प्लेस इट एट द अदर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब, उसे ग्लास ट्यूब के दूसरे एंड पर रख लीजिए। सील बोथ द एंड्स विद कॉर्क एंड ऑब्जर्व, दोनों एंड्स को आप सील कर दीजिए और कॉर्क के साथ, और ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या दिखने को मिलता है। ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, क्या मिलेगा, व्हाइट रिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड गैस इन द ग्लास ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड। ग्लास ट्यूब में जब थोड़ी देर बाद रिएक्शन होगा तो अमोनियम क्लोराइड गैस की एक व्हाइट रिंग बनेगी। तो ये हमने पूरा देख लिया, हमें और क्या देखना था, यही देखना था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू कॉमन वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स बनाने के कोई भी दो कॉमन तरीके बताने हैं, या फिर आपको क्वेश्चन और क्या बोल सकता है, एक्सप्लेन हाउ ऑक्साइड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ऑक्साइड्स हम कैसे बना सकते हैं नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ। ओके, मोस्ट कॉमन वेज ऑफ फॉर्मिंग ऑक्साइड्स आर, मोस्ट कॉमन तरीके कौन से ऑक्साइड्स बनाने के। यहाँ पर ना ये हमने दो क्वेश्चंस को ही इंक्लूड कर दिया है आपके, उसमें है ये क्वेश्चंस दोनों। एक्सरसाइज में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, तो दोनों में आंसर सेम आना था, इसलिए हमने यहीं पर कंबाइन करके लिख दिया है। तो आंसर क्या आएगा, मोस्ट कॉमन वेज कौन कौन से हैं। सबसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल नाइट्रेट्स एंड कार्बोनेट्स टू फॉर्म ऑक्साइड्स। थर्मल डिकम्पोजिशन करवाया हमने मेटल नाइट्रेट्स का और मेटल कार्बोनेट्स का, जिससे ऑक्साइड बना। ठीक है, तो दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्साइड। डिकम्पोज होकर वो ऑक्साइड बनाते हैं दोनों ही, कौन दोनों, मेटल नाइट्रेट और मेटल कार्बोनेट। तो मेटल नाइट्रेट में क्या है, सॉरी मेटल कार्बोनेट का देखते हैं पहले, CaCO3 मेटल कार्बोनेट हो गया। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaO बनेगा और CO2 बनेगा, कब, जब आप थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। ठीक है, फिर आपका 2PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी कि लेड नाइट्रेट हो गया, ये मेटल नाइट्रेट हो गया है ना, तो आपको मिलेगा 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें ऑक्साइड्स मिलेंगे। ऑक्साइड्स आर आल्सो फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्साइड्स और कैसे बनते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो एग्जांपल क्या हो गया इसका, 2Mg प्लस O2। ठीक है, O2 यानी ऑक्सीडेशन से हमने ऑक्सीडेशन से क्या करवा दिया, रिएक्शन करवा दिया, तो आपका क्या बना, 2MgO बना। ठीक है, और नॉन मेटल में सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपने हीट किया तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक।
एक एक्टिविटी आपको करनी है जिसमें आपको ये शो करना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है एनर्जी, सॉरी हाँ इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। यानी मटेरियल्स आपको क्या क्या चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, 20 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl चाहिए, 20 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए और एक थर्मोमीटर चाहिए। इस प्रोसीजर में आप क्या करेंगे, टेक 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में 20 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लीजिए, ठीक है। मीजर इट्स टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर मीजर कीजिए। केयरफुली एड 20 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट, ठीक है। अब ध्यान से आपको उसमें बहुत आराम से केयरफुली 20 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। फिर से उसका टेम्परेचर आप मीजर कीजिए। इस देयर आर राइज और फॉल इन टेम्परेचर। अब आप जब मीजर करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि पहले क्या टेम्परेचर था और बाद में क्या टेम्परेचर था, तो राइज हुआ टेम्परेचर में या फॉल हुआ, आपको ये क्या इंडिकेट करता है, आपको ये बताना है। तो ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन आपका आएगा, यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज अ राइज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर में राइज हुआ है, जो ये इंडिकेट करता है कि हीट इवॉल्व हुई है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती हैं। सो गाइज हमारा यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, ऑब्जर्व एंड आंसर दी क्वेश्चन। ये आपको पिक्चर दी हुई है, इसे ऑब्जर्व कीजिए और आपको क्वेश्चन जो दिए हुए हैं आपको वो कंप्लीट करना है। तो ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपका ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, ये जिंक का पीस है, जिंक पीस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट हैज अकर्ड इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई आपको ये बताना है। तो ये आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हुई है उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो जिंक प्लस CuSO4, ठीक है, आप खुद ही देख रहे हो ना, जिंक और कॉपर सल्फेट है, रिएक्शन किया तो ZnSO4 बना, कॉपर बना। Why does the color of copper sulfate solution disappear? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है डिसअपियर क्यों हो गया? बिकॉज जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से। विच एलिमेंट गेट्स डिस्प्लेस्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, वाई? इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा एलिमेंट आपका डिस्प्लेस हुआ और क्यों डिस्प्लेस हुआ? कॉपर गेट्स डिस्प्लेस्ड एज इट इज लेस रिएक्टिव, कॉपर आपका डिस्प्लेस हुआ क्योंकि वो जिंक से लेस रिएक्टिव है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है और डिटेल्ड आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज 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 चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए और आपको कुछ भी डाउट है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।